शेंगेन वीज़ा फॉर फ्रीलांसर्स। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं तो आपके लिए शेंगेन वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे उनको तैयार करना है जिससे कोई भी गलती ना हो, कौन कौन सी मिसकंसेप्शन है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। काफ़ी क्लैरिटी आएगी, एंड तक सुनिएगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, लोगों की शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग। अगर आपने शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के कैप्शन और पिंड कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास कुछ खास डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए अगर आप फ्रीलांसर हो। तो उसके लिए पहले आप यही समझ लें कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को। आप किसी काम में अच्छे हैं, कोई काम करते हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं कस्टमर्स के लिए वो काम करूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एसी का मैकेनिक है तो वो चाहेगा कि मेरे को कस्टमर्स मिल जाएं जो अपने घर का एसी ठीक कराएं, है ना। या जैसे मेरे को भी कई लोग अप्रोच करते हैं कि वो मेरे लिए मेरे वीडियोस के थंबनेल डिज़ाइन कर देंगे, कुछ इस तरह का काम। मतलब आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो, आप कोई कस्टमर ढूंढ रहे हो और उसके लिए कुछ काम कर रहे हो और उसके बदले में उससे पेमेंट ले रहे हो। ये फ्रीलांसिंग है। या हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो, एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो और उसका कुछ काम कंपनी जो है फुल टाइम एम्प्लॉय ना रख के ठेके पे देना चाह रही है कि भाई ये काम कर दियो और बदले में उसकी पेमेंट हमसे ले लियो। तो ये हुआ फ्रीलांसिंग वर्क। तो अगर आप कस्टमर्स के लिए कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हैं, तो आपका कोई अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो तो अच्छा होगा। आप एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं या जीएसटी या ट्रेड लाइसेंस या कुछ भी। सबसे अच्छा है किसी सीए से मिल लो, उसे बताना, क्योंकि इतने तरह के काम है कि मैं किस किस का बताऊं। सीए को बताना कि मेरा ये इस तरह का काम है, तो मेरे काम से रिलेटेड कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन चल सकता है। और अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड बड़ी कंपनी है और उसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप उससे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं कि हमने ये काम इसको ये ठेके पे दिया है, कुछ इस तरह का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा काम करेगा। और उसके ऊपर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने काम से रिलेटेड कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लें तो अच्छा रहेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन में दिखाने के लिए होना है, अदरवाइज उससे वैसे आपके काम में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भी होना चाहिए पिछले 1, 2 या 3 साल का। अगर आप इटली या चेक रिपब्लिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए। फ्रांस में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए लेटेस्ट। और बाकी जितने भी शेंगेन कंट्रीज़ हैं लगभग सभी में 2 साल का, इनके अलावा 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास 4-5 लाख रुपए पर पर्सन सेविंग अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपके तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करें। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अब आप वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेंगेन वीज़ा के जो रूल्स हैं कुछ, वो आपको पता होने चाहिए। एक शेंगेन वीज़ा लेकर आप शेंगेन एरिया के यूरोप के 29 कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग वीज़ा, एक शेंगेन वीज़ा और आप 29 कंट्रीज़ में आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अप्लाई आप एक ही कंट्री में करोगे। मान लो आप एक ट्रिप पे 3 कंट्रीज़ में जा रहे हो, तो उनमें से सबसे ज़्यादा दिन आप जिस कंट्री में दे रहे हो उस एक कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। दूसरा, जो आपकी ट्रैवल डेट है उससे 6 महीने पहले से ज़्यादा पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम ट्रैवल डेट आपको अप्लाई करना है। तीसरा, जो आपकी रिटर्न की डेट है शेंगेन एरिया से, उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए और कुछ शेंगेन कंट्रीज़ में 6 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो पहले आप इन चीज़ों को जानें। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप सबसे पहले अपना एक ट्रैवल प्लान मन में सोचो। मैं ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊँगा। तो पहले आप ये देखो कि आप कहाँ कहाँ घूमना प्लान कर रहे हो। एक पेज पे लिख लो उसे ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए, और जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा दिन आ रहे हो उस कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। कोई सा भी कंट्री हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाकी सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इंपॉर्टेंस वाले जो कंट्रीज़ हैं शेंगेन एरिया में, यूरोप में, वो हैं इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल और ये ग्रीस वगैरह। मोस्ट लाइकली इन्हीं में से ही, या ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, मोस्ट लाइकली 29 में से इन्हीं 9-10 कंट्री में आप अप्लाई करोगे, या इनके अलावा बाकी जो कंट्री हैं वो भी हो सकते हैं। फिर जिन सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में घूमना, जैसे यहाँ से चले ऐसे, है ना, एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपने घूमना है। ऐसे नहीं कि रैंडमली जिगजैग आपने एक पैटर्न दिखाया है ट्रैवल में, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो एक
लॉजिकल सीक्वेंस रखनी है। फिर किसी भी कंट्री में ना तो बहुत ज़्यादा दिन देने हैं, ना ही बहुत कम दिन देने हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पेरिस में 25 दिन दिखा दिए, गारंटेड रिफ्यूज़ल है ऐसा करने पर। कौन पेरिस 25 दिन घूमता है? और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ाना सिटी बदल रहे हैं, तो ऐसा भी मत करना। प्लान देख के लगे कि ये आदमी वाकई में घूमने जा रहा है, ये जो करने जा रहा है ये डूएबल है और वर्थ डूइंग है, तो प्लान लॉजिकल होना चाहिए। वो प्लान डिसाइड करने के बाद सबसे पहले आप होटल बुक कराएं। Booking.com से, अगोडा से या ऐसी किसी भी और वेबसाइट या ऐप से आप बुक करा सकते हैं। होटल्स का कंफर्म होना ज़रूरी है, उनका पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फिर आप चाहें तो पेड फ्लाइट करा सकते हैं। पेड फ्लाइट करा के ये फ़ायदा होगा कि प्राइस लॉक हो जाएगा, फिर वीज़ा आने में जो टाइम लगेगा तब तक आपको प्राइस बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो आपका बहुत सारा पैसा कैंसिलेशन फ़ी में चला जाएगा। तो मेरी तो सजेशन है कि आप डमी फ़्लाइट कराएं। डमी फ़्लाइट से जिसका वीज़ा आना है आ जाएगा। पर कुछ सेंटर्स हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं जो पेड फ़्लाइट मांगते हैं। खासकर कोलकाता सेंटर में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं शेंगेन के जो कहते हैं कि हमें पेड फ़्लाइट चाहिए। तो अगर एम्बेसी या वीएफएस आपसे कह रहा है कि हमें पेड चाहिए तो आपको पेड देना है, वरना डमी फ़्लाइट से मैक्सिमम कंट्रीज़ और मैक्सिमम वीएफएस सेंटर्स में काम चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डमी फ़्लाइट आपको अपॉइंटमेंट से 2-3 दिन पहले करानी है, बहुत पहले करा के मत बैठ जाना, बेकार इनवैलिड हो जाती है। ये करने के बाद अब आपने वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना है। कुछ कंट्री बल्कि अपॉइंटमेंट आप पहले ही चेक कर लेना प्रोसेस की शुरुआत में कि कब की लगभग डेट मिल रही है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, बाद में फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं फिर अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं वीएफएस का, जैसे कि फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर 2025 में, तो स्पेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहे हैं, उसके बाद वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक उनसे हो रहा है। तो बाकी जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि नीदरलैंड हो गया या बेल्जियम हो गया या इटली, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, पोर्टुगल और बहुत सारे, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में पहले अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब है वो डेट और वो टाइम फाइनल करना जब आप जाके अपनी फ़ाइल जमा करके आओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट फॉर्म में, अभी प्रिंट आउट फॉर्म में ही लग रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन आपको पहले जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा देना है, उसकी वीएफएस की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है उस पर क्लिक करना है। अगर ऑफलाइन है तो डाउनलोड हो जाएगा, आप लैपटॉप में उसे टाइप करके भर देना, या ऑनलाइन है तो उनकी वेबसाइट पे ही जो उस कंट्री के, जैसे जर्मनी में ये डिप्लो है ना, उसकी वेबसाइट पे, या फ्रांस के में फ्रांस वीज़ा की एक अलग वेबसाइट है, उस पर जाके डायरेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सारी जानकारी पूरी प्रॉपर सारे पॉइंट्स भरने हैं, अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी डिटेल, जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो उसके पहले होटल की डिटेल, जाने आने की डेट, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल और बहुत सारी, और वो फॉर्म आपने डाउनलोड करके रख लेना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इसके बाद आपने कराना है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस। आसान है, गूगल पे सर्च करिए शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस इन इंडिया, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आ जाएंगे। जो आपकी समझ में आ रहा हो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसके लिंक पे क्लिक करके आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेना है। पासपोर्ट की डिटेल डलेगी, कौन सी से कौन सी डेट तक आपने ट्रैवल करना है ये डलेगा, कौन कौन से कंट्री हैं जो आप विजिट कर रहे हो वो डलेगा, और मिनिमम सम $50,000 इंश्योर्ड होना चाहिए, 30,000 यूरोज़ या 50,000 $50,000 मिनिमम सम इंश्योर्ड। और लास्ट अपने नॉमिनी वगैरह की डिटेल डाल के लास्ट में पेमेंट करके इंश्योरेंस बुक हो जाएगा, पॉलिसी आपके ईमेल पे आ जाएगी, उसका भी प्रिंट आउट लगेगा। फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी जॉब से एनओसी लेना होगा, एनओसी फॉर लीव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कई कंपनियां ऑटो जनरेटेड फॉर्म में एनओसी देती हैं, तो है ना, तो वो एनओसी आप एज इट इज़ लगा सकते हो प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें क्लियर लिखा हो कि ये हमारा एम्प्लॉय इससे इस डेट तक घूमने जाएगा इन कंट्रीज़ में, और या तो लीव्स अप्रूव्ड लिखा हो या नो ऑब्जेक्शन लिखा हो। या कई कंपनियां कहती हैं कि तुम खुद ही अपना टाइप करके दे दो, तो आप खुद ही सही फॉर्मेट में टाइप कर लेना, लेटर हेड पर प्रिंट करा के कंपनी की स्टैंप और सिग्नेचर उस एनओसी के ऊपर ले लेना। इसके अलावा आपने अपनी कंपनी से लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लेनी है, और जो आपको जॉब की ज्वाइनिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। एनओसी और सैलरी स्लिप ओरिजिनल में और अपॉइंटमेंट लेटर फ़ोटोकॉपी में। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा, जीएसटी, एमएसएमई, ट्रेड लाइसेंस, उद्यम, शॉप एक्ट,
गुमस्ता, जो भी आपके केस के लिए एप्लीकेबल है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो फ्रीलांसर्स के केस में तो वो भी चलेगा। इसके अलावा चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट लगेगी। पूरी डिटेल्ड कंप्यूटेशन नहीं, ओनली एक्नॉलेजमेंट इज़ एनफ। फ्रांस में 1 साल की लगती है, चेक रिपब्लिक और इटली में 3 साल की, और बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ में 2 साल की ITR की एक्नॉलेजमेंट लगती है। फिर आपके VFS के अपॉइंटमेंट से 2 दिन या 3 दिन पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल लेना लेटेस्ट, लास्ट के 3 महीने की मैक्सिमम कंट्रीज़ में। किसी में 6 महीने की लगती है, जैसे इटली के सेविंग अकाउंट में की 6 महीने की मांगते हैं, बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ में 3 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं, और वो लेटेस्ट होनी चाहिए। कम से कम 4-5 लाख रुपए पर पर्सन सेविंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, चाहे आप जॉब वाले हों या बिजनेस वाले। फिर वो जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हर पेज पर बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर आपने लेना है। अगर आपका बिजनेस है तो सेविंग अकाउंट की तो निकालना ही स्टेटमेंट, और जो करंट अकाउंट अगर अलग है उसमें बिजनेस की पेमेंट लेते हो तो उसकी अलग निकालना, और अगर सेविंग में ही बिजनेस की पेमेंट ले रहे हो तो खाली सेविंग अकाउंट की निकालना। इसी तरह अगर आपकी जॉब है तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसकी लास्ट के 3 महीने की स्टेटमेंट लगेगी, और सैलरी अकाउंट की अलग। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में ही सैलरी आ रही है तो खाली सेविंग अकाउंट की निकालना। आपके साथ अगर कोई और जा रहा है फैमिली मेम्बर, जैसे कि कोई आपकी वाइफ या बच्चा या पेरेंट्स जिसे आप स्पॉन्सर कर रहे हो, तो जो भी आपके साथ है उनकी सेपरेट फाइल लगेगी, उनके सारे ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्लस आपके ये डॉक्यूमेंट उनकी फाइल में लगेंगे। कौन कौन से? आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी या सैलरी स्लिप्स लास्ट के 3 मंथ्स की, आपकी ITR 1, 2 या 3 जितने साल की भी एप्लीकेबल है उस कंट्री के लिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, आपके तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर उनके लिए, और आपका पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी। इसके बाद आपने लिखना है कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। जब आपकी फाइल वीज़ा ऑफिसर के पास आएगी तो वो कवर लेटर को ही पढ़ेगा और उसी से ही आपको एवेल्युएट करेगा। कवर लेटर के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है कि मैं इंडिया में वेल सेटल्ड हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, मेरी यहाँ अच्छी फैमिली है, मेरी सोशल और इकोनॉमिक टाइज अच्छी हैं, और इन कारणों से मैं वापस आना चाहूँगा और ये मेरा ट्रैवल प्लान है। कुल मिला के आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल देनी है, जॉब की डिटेल, ट्रैवल डिटेल, पर्सनल डिटेल, सोशल डिटेल, ये सारा आपने बताना है। तो कवर लेटर में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं इन कंट्रीज़ में घूमने जाऊंगा, इस डेट तक ये ट्रिप मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और आप क्या जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में, आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस कितना है, आपकी जॉब का रोल क्या है, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है उसमें क्या होता है, कंपनी का नाम क्या है, कब से कंपनी चल रही है, आपके बिज़नेस में क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस कितना है। फिर चाहे जॉब हो या बिज़नेस, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं, आपकी FD कोई हो तो उसका भी बता दो, सेविंग अकाउंट बैलेंस कितना है, ये सारा। फिर अगर आप मैरिड हैं तो बताएं कि मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं तो बच्चों का बताएं, पेरेंट्स का भी बता सकते हैं। तो इस तरह आप सोशल टाइज की तरफ इशारा करें। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगाए हैं उनकी पूरी चेकलिस्ट मेंशन करनी है कि मैं ये डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, और फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे वीज़ा। इसी तरह आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी अलग से लिखनी है। बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि मैक्सिमम कवर लेटर में ही छोटी सी आइटनरी लिख देते हैं। कवर लेटर में तो थोड़ा सा बतानी है, आइटनरी आपने अलग से लगानी है। ट्रैवल आइटनरी में आप सारा बताएंगे, अपनी फ़्लाइट की सारी डिटेल, एक होटल की डिटेल, हर कौन कौन से सिटीज़ में जाओगे उनके पूरा, हर सिटी में कौन कौन सी साइट्स देखोगे, किस किस डेट को। तो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इम्प्रेसिव आपने ट्रैवल आइटनरी लिखनी है। फिर बहुत लोग कहते हैं कि मैं यंग हूँ तो वीज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे, बहुतों के वीज़ा आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं अनमैरिड हूँ, तब तो वो वीज़ा देंगे ही नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, अनमैरिड का खूब वीज़ा आता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, तो क्या डायरेक्ट शेंगेन वीज़ा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपकी किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्री से वीज़ा आए हुए हैं, जैसे USA या शेंगेन से, है ना, तो थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का अगर इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसका वीज़ा नहीं आएगा। ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। मैंने हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराए लोगों के, और आप उन्हें चेक कर सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन पे जाना, यूट्यूब चैनल के पेज पे जाना, पहले वहाँ पोस्ट पर क्लिक करना, या इंस्टाग्राम पे देख लेना, भरा पड़ा है, हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल मैंने कराएं, आप भी करवा सकते हो मुझसे। इसके बाद आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो करा लीजिए, 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस आना चाहिए, और वो लेटेस्ट होनी चाहिए। ये फ़ोटो जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट होगी, ठीक है, और स्पेन वगैरह के केस में अपलोड भी होती है, ठीक है। ये हो गया फ़ोटो का।
फिर पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। अगर आपके बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है बच्चे का उसकी भी कॉपी लगाएं। भले ही वो साथ में जा रहा हो, वो एक सोशल टाइज की तरह दिखाई देता है वापस आने का कारण, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके प्रिंट आउट निकाल के सही जगहों पे साइन करके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको VFS अपॉइंटमेंट वाले दिन उस डेट और टाइम पे जाके VFS में, या स्पेन के केस में BLS में, या ग्रीस के केस में GVCW में जाके सबमिट कर देना है। VFS या BLS या जो भी बॉडी देख रही है जहां आपने सबमिट किए डॉक्यूमेंट, वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे और आपकी फ़ाइल को एम्बेसी भेज देंगे। एम्बेसी रिज़ल्ट देगी और रिज़ल्ट के साथ जो पासपोर्ट है वो उन्हें हैंड ओवर कर देगी और वो कुरियर कर देंगे आपके घर पे अगर आपने कुरियर सर्विस लिया है, और होपफुली आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप मेरे से अपनी फ़ाइल तैयार कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, पिंड कमेंट में दे के रखूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूरोप घूमने से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी यूज़फुल आपको यहाँ पे मिलती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।